हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.5 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एकदम लेमन लैंग्वेज में से सॉल्व कर रहे होंगे। शुरू के 5 मिनट्स हम लोग जनरली इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़े होंगे वही चीजें यूज हो रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में क्या बोल रहा है? अ कॉपर वायर 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 cm and diameter 10 cm। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके अराउंड हम लोगों ने एक कॉपर वायर जिसका डायमीटर 3 mm है उसको वाउंड किया। ठीक है, कुछ इस तरह से वाउंड करते गए वाउंड करते गए वाउंड करते गए वाउंड लपेटते गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। हम लोग को इस वायर का, जो वायर यहाँ पे वाउंड हो रहा है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 3 mm, कुछ इस तरह से ये वाउंड है वाउंड है वाउंड है वाउंड है, ऐसे ऐसे करके वाउंड है। ठीक है, लपेटा हुआ है पूरा, इस तरह से इस पर लपेटा हुआ है, ऐसे 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 गोल 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 गोल। तो हम लोग को इस वायर का लेंथ निकालना है जो कि इस पूरे सिलेंडर को लपेटने में लगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना बार लपेटा होगा? अगर इस पार्ट को पूरा को डिवाइड कर दे 12 से, तो क्या हम लोग को इस पूरा का कितना बार वाउंड हुआ है वो मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज क्लियर दैट one round of wire covers 3 mm of the thickness of the cylinder। तब हम क्या लिख सकते हैं? क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, जिसको मिलीमीटर में कितना लिख सकते हैं? 120 मिलीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ राउंड्स टू कवर 120 mm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसको एक छोटा सा पोर्शन से डिवाइड कर दे, इसको इसका डायमीटर से डिवाइड कर दे, तो क्या ये मिल जाएगा कितना बार वाउंड किया गया होगा? जी बिल्कुल। तो 120/3 कितना होता है? 40 आ गया। मतलब इस वायर को 40 टाइम्स ऐसे 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 वाउंड किया होगा, तब जाके ये सिलेंडर पूरी तरह से कवर हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? फॉर सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग रेडियस क्या लिख सकते हैं? 10/2 जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ वायर इन कंप्लीटिंग 1 राउंड इक्वल्स टू 2 पाई आर। कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 5, तो कितना हो गया? 10 पाई सेंटीमीटर। मतलब वायर को एक बार वाउंड किए जब हम लोग, तो वायर का कितना लेंथ हम लोग को लगा? एक बार वाउंड करने के लिए कितना लेंथ लगा? 10 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ द वायर इन covering the whole surface equals to length of the wire in completing 40 राउंड्स। मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर जितना लगा वो क्या हम बोल सकते हैं कि जितना इस लेंथ ऑफ वायर जो एक बार वाउंड हुआ उसको अगर हम 40 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 10 पाई इंटू 40 इक्वल टू कितना हो गया? 400 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला 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 का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं। द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर। कॉपर वायर का रेडियस हम क्या लिख सकते हैं? इसका डायमीटर अगर 3 दिया हुआ था तो 3/2 mm हो जाएगा। मतलब इसको अगर सेंटीमीटर में लिखे 3/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ हम लोग को क्या पता है, इसको ये हमेशा याद रखना कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है? क्या हम लोग को मास निकालना है? और हम लोग क्या वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले तो क्या हम लोग को मास मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वायर का। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, जो कि सिलिंड्रिकल पार्ट में तो उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये कितना हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वायर इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, जो वॉल्यूम अभी हम लोग कैलकुलेट किया कितना 9 पाई स्क्वायर, डेंसिटी इसका दिया हुआ था 8.88, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 8.88, तो ये क्या आ जाएगा 787.98 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कि हम लोग को साइड पता है अदर देन हाइपोटेनस कितना कितना 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनस, मतलब इस हाइपोटेनस के अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा होगा, मतलब कुछ इस तरह से ये गोल 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 ऐसे 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 घूम रहा होगा। तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म, चूज वैल्यू पाई एस फाउंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो जब इसको हम लोग घुमा रहे होंगे गोल 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 गोल, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा हम लोग को। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा जिसमें ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है, ये जब गोल 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 घूम रहा है तब ये दो दो कोण बना रहा है। कैसे, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये कुछ इस तरह से ऐसे 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 गोल 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 घूम रहा है। तो ये एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या हम इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया और ये मान लो ए डैश हो गया। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, लेट ए बी सी बी द राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, मतलब अगर कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, यहाँ राइट एंगल ये 3 है, ये 4 है, तो क्या हम बी सी लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मान लो इस ट्रायंगल का एरिया हम लिख रहे हैं, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस बी सी ले ले इंटू हाइट ए ओ ले ले, ये भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ इंटू बी सी 5 है इंटू ए ओ। तो क्या हम यहाँ से ए ओ निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, ए ओ कितना आ गया 12/5 इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ओ का लेंथ आ गया हम लोग के पास। तो अब क्या हम ये लिख सकते हैं, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, प्लस दूसरा साइड वाला कोन का 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू ए ओ स्क्वायर कॉमन आ गया इंटू, तो क्या आ जाएगा बी ओ प्लस सी ओ, और बी ओ प्लस सी ओ क्या है, बी ओ प्लस सी ओ क्या है, बी सी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई इंटू ए ओ स्क्वायर इंटू बी सी। तो जब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 5, जो कि कितना आ जाएगा 30.17 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप अब बोलिएगा कि सर हम लोग एओ क्यों निकाले थे, एओ निकाले थे कि हम लोग को इस दोनों कोण का, एक ये जो कोण है, एक ये जो कोण है, इसका हम लोग को रेडियस मिल जाए। ठीक है, ये जो रेडियस मिल जाए, यही ना होगा दोनों का रेडियस कॉमन। जी सर बिल्कुल, अब समझ आया क्यों हम लोग एओ निकाले थे वॉल्यूम निकालने के लिए। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन इक्वल्स टू क्या होता है, क्या हो जाएगा पाई आर एल होता है, पाई आर इंटू एल प्लस दूसरा कोण का पाई आर इंटू एल। देखो एओ का यूज हो रहा है आर के फॉर्म में, तो पाई इक्वल्स टू इंटू क्या हो जाएगा एओ, कॉमन आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो हम क्या लिखेंगे
पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2.4 इंटू 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 2.4, जो कि कितना हो जाएगा 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अ सिस्टम इंटरनली मेजरिंग दिस, एक सिस्टम है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है हम लोग को, हैज 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट, मतलब इसमें पहले से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोग को कितना 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल, porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brine. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each brick being dimensions दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग के पास एक सिस्टम है जिसमें से कुछ पहले से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाला हुआ है, ठीक है, उस पे अब हम लोग पोरस ब्रिक्स डाल रहे हैं। पोरस मतलब वो वैसा ब्रिक जिसमें छोटे छोटे पोर्स हो और जो जो कि वाटर एब्जॉर्ब करे, मतलब जब उसको हम लोग वाटर में डाले तो वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक, तो ये एक ब्रिक हो गया। ठीक है। इसका हम लोग को डायमेंशन दिया हुआ है 22.5, ये हो गया 7.5, ये हो गया 6.5। ठीक है। अब पोरस ब्रिक मतलब इसमें होल से छोटे छोटे वैसा ब्रिक है, अगर उसको हम इस वाटर में डाले, इस सिस्टम में डाले, तो ये 1/17 अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग को कितना अमाउंट ऑफ इसमें ब्रिक डाल रहे हैं वो फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा 150 इंटू 120 इंटू 110 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है। और इसमें से पहले से क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, कितना इसमें पहले से फिल्ड है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। क्या हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1096.857 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 of its volume of water, of its volume of water। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय वन ब्रिक, कितना बोला था क्वेश्चन में 1/17 इंटू 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक बोला था, तो वही मैंने लिखा है। ब्रिक का वॉल्यूम हम लोग अभी निकाल चुके थे, तो 1/17 इंटू 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 64.52 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम लोग क्या लेट कर एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ bricks which can be put in the cistern without water overflowing। ठीक है। टोटल हम लोग n ब्रिक ले लिए, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n इंटू 1/17 इंटू 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और क्या हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिस्टर्न, क्या बोल सकते हैं, जितना हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ था पहले से वाटर का, वो माइनस 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है। अब ये बोलेगा बच्चे लोग, आप लोग बोलेंगे कि सर ये आपने कैसे लिखा, ये आपने कैसे लिखा, तो एक चीज देखो, हम लोग के पास क्या पहले से कंटेनर था, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ठीक, इसमें पहले से वाटर फिल्ड था। ठीक है। इसमें मैंने एक ब्रिक डाला, फॉर एग्जांपल एक ब्रिक डाला, तो क्या हुआ, इसमें से 1/17 जो कि इस ब्रिक का वॉल्यूम है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, मतलब ये 1/17 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक गायब हो गया, वाटर का वॉल्यूम इसमें इसके अंदर जाके घुस गया, तो वो तो गायब हो गया, तो वही चीज मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, और कितना ब्रिक डाला n, तो इंटू n लिखा हुआ है। समझ आया, यस सर अब समझ आया। और हम लोग अब क्या क्या लिख सकते हैं, सिंस
द cistern is filled up to the brim, तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द cistern equals to volume of water left in cistern प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स जो हम लोगों ने डाला, दिस इक्वल्स टू 1,29,600 माइनस n by 17 इंटू 1096.875 प्लस n इंटू कितना ब्रिक डाला था n, तो इतना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स जो हम लोगों ने डाला वो लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा n इंटू 96.875 माइनस n by 17 इंटू 1096.875 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 198,000 माइनस 29,600। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन ले लिए, n माइनस n बाई 17, ये कॉमन नहीं, इस सब में से कॉमन लिए 1096.875 को, तो ये आ गया इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6.875 ये कितना हो जाएगा 16n बाई 17 इक्वल्स टू 1850400, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1792.41, तो ये डेसिमल में तो नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं हो सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू 1792, ठीक है। में क्या बोल रहा है, इन वन फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ, एक रात को एक मंथ का, देयर वाज अ रेनफॉल, एक रेनफॉल हुआ उस दिन ऑफ 10 सेंटीमीटर इन रिवर वैली, इफ द एरिया ऑफ द वैली, वैली का एरिया हम लोग को दिया हुआ है 7280 किलोमीटर स्क्वायर, सो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स, ईच उसका लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है। मान लो ये रिवर 1 है, ठीक है, ये रिवर 2 है, ये रिवर 3 है, तीनों का डायमेंशन सेम है, इन तीनों का एडिशन ऑफ वॉल्यूम रिवर का वो बराबर होना चाहिए एक उस रिवर वैली का जिसका हम लोग को बेस एरिया दिया हुआ है और उसका हम लोग को रेनफॉल के जरिए उसका हाइट मिल गया रिवर वैली का, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तब हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या गिवन है, समझ आ गया क्वेश्चन, तीनों रिवर का वॉल्यूम निकालना है और इस रिवर वैली का जिसका बेस एरिया दिया हुआ और रेनफॉल के जरिए हाइट मिल गया इसका वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, अगर है तो हम लोग को बोलना है जी हाँ ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या हम लोग को एरिया ऑफ द वैली दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7280 किलोमीटर स्क्वायर, क्या हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वैली इक्वल्स टू एरिया ऑफ द वैली इनटू 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, जी बिल्कुल, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वैली इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 7280 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर को हम लोग को किलोमीटर में करना होगा तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर इंटू 10 बाई 1000 किलोमीटर, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.728 किलोमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो पता है ना 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 10,000 सेंटीमीटर होता है, ये चीज़ याद तो रहनी चाहिए, याद होगा, ठीक है, उसी के जरिए मैंने वहाँ लिखा। और अब ये चीज़ हो गया हम लोग का इक्वेशन 1 मिल गया, और हम लोग क्या क्या एक लेंथ ये निकालना था रिवर का वॉल्यूम, तो क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L इंटू वी इंटू एच, क्या क्या दिया हुआ है 1072 इंटू 75/1000 इंटू 3/1000, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई कितना जीरो है 5 को 3 4 5, ठीक है, और 6, क्या ये सही कैलकुलेट हो रहा है, जी बिल्कुल, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 0.2412 किलोमीटर क्यूब, ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ 3 सच रिवर
इक्वल्स टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर, ठीक है। 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर अभी हमने निकाले 0.2412 किलोमीटर क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 0.7236 किलोमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियसली देखते हैं इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या था 0.728 किलोमीटर, यहाँ पे कितना है 0.7236 किलोमीटर क्यूब। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज क्लियर दैट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर approximately equal, hence proved, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन। ये एक ऑयल फनल है, ठीक है, जो मेनली यहाँ पे कोई कंटेनर रहता है जिससे हम लोग यहाँ से ऑयल डालते हैं, तो ये पार्टिकुलरली उस कंटेनर में चल जाता है जिससे ऑयल इधर उधर ना गिरे, वो ये है एक ऑयल फनल है ऑफ टीन शीट कंसिस्टिंग ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन अटैच्ड है टू अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो कि ऊपर एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन है जिससे कि एक सिलिंड्रिकल पोर्शन अटैच्ड है। इफ द टोटल हाइट दिया हुआ है हम लोग को 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन हम लोग को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप फनल, जो टॉप का जो फनल है उसका हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, हम लोग को इस पूरा फनल बनाने के लिए जो फनल बनाने के लिए कितना टीन शीट लगेगा वो लिखना है। तो क्या हम लोग को एट द एंड यही निकालना है, एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है। यही निकालना है ना हम लोग को, टोटल टीन कितना यूज हो वो निकालना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकाले और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाले, तो क्या हम लोग को पूरा टीन का एरिया मिल जाएगा जो कि हम लोग को इसको बनाने में यूज हो रहा होगा। जी बिल्कुल। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी रेस्पेक्टिवली द रेडाई ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर एंड्स ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। ठीक है, मतलब ये हो गया कैपिटल आर और ये वाला रेडियस हो गया स्मॉल आर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पार्ट जिसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल हो जाएगा, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू H1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या हम लोग कैपिटल आर निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैपिटल आर कितना हो जाएगा 18/2 जो कि कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना हो जाएगा 8/2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग के पास कैपिटल आर आ गया और स्मॉल आर आ गया। क्या हम लोग के पास एल है, जी नहीं, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को एल का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे एल निकालने के लिए, let L and H be respectively the slant height and height of frustum। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो H हो जाएगा, H क्या है हाइट ऑफ द फ्रस्टम है। तो हम लोग को अगर हाइट निकालना हो फ्रस्टम का तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के हाइट से इस सिलेंडर का हाइट को माइनस कर दे, तो क्या हम लोग को फ्रस्टम का हाइट मिल जाएगा, इस पूरे से सिलेंडर का हाइट माइनस कर दे तो क्या फ्रस्टम का हाइट मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं H इक्वल्स टू टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 22 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल क्या है स्लैंट हाइट, तो अगर हम लोग को एल निकालना है, फिर से प्रीवियस पेज में जाते हैं, हम लोग क्या निकालना है, ये निकालना है, ये जो एल है ये निकालना है, ठीक है। तो एल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्या ये अभी तक याद हुआ आप लोग को,
याद हुआ, याद हुआ? यस सर, हम लोग को याद हो गया था। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25 जो कि कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169 जो कि कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट R1 and H1 be respectively the radius and height of cylindrical part। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना, इस चैप्टर में मेनली आप लोग ड्राइंग बनाते जाइएगा, फिगर को अच्छे से बनाइएगा तो आपको सारा डेटा मिलते जाएगा। फॉर एग्जांपल, क्या हम लोग को R1 दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है, कितना, 4 सेंटीमीटर। क्या H1 दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है, कितना, 10 सेंटीमीटर। आप बोलिएगा सर क्या सही में दिया हुआ है? अरे यार बिल्कुल दिया हुआ है। ये जो R का वैल्यू है क्या यही R1 होगा? जी बिल्कुल, R1 कितना हो जाएगा, 8 डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से क्या हाइट दिया हुआ है H1 सिलेंडर का? जी बिल्कुल दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसलिए सबसे मेन है कि सुंदर डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लिखे थे, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल प्लस 2 पाई R1 इंटू H1। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 10। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कॉमन ले लिए, 22/7 169 प्लस 80, तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 249। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 782.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो सबसे पहले जिस चीज का हम लोग को फॉर्मूला प्रूफ करना है, पहले हम लोग को वो तो पता होना चाहिए ना, युद्ध में जा रहे हैं आखिर मारना किसको है, वो नहीं पता होगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वही देखते हैं, सबसे पहले बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, क्या होता है, क्या अभी तक याद हुआ है? जी सर बिल्कुल याद है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। और क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, क्या होता है सर, पाई इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर होता है सर। सर हमको याद है सर, आपने कैसे सोच लिया कि मुझे नहीं याद होगा? ठीक है भाई, चलो याद है, तो चलो शुरू करते हैं इसको डिराइव करना। सबसे पहले देखो हम लोग इस ट्रायंगल पर फोकस करते हैं, ए बी जी पर। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी जी। इसमें हम लोग इसका नेम लिख देते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम जी है, इसका नाम डी है और इसका नाम एफ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल ए जी बी, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एफ डी इक्वल्स टू एंगल ए जी बी, जो कि क्या है, 90 डिग्री है। और क्या, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई ए क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए एफ डी सिमिलर है ट्रायंगल ए जी बी का। ठीक है, हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ बाई बी जी इक्वल्स टू ए एफ बाई ए जी इक्वल्स टू ए डी बाई ए बी। यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। क्या हम लोग को पता है डी एफ और बी जी क्या है, डी एफ और बी जी क्या है, डी एफ और बी जी, डी एफ, सॉरी, डी एफ और बी जी क्या क्या है, आर टू बाई आर वन। ठीक है, कितना है, R2 बाई R1। उसी तरह से क्या AF, हम AF को देखो, आप लोग फिगर आप लोग बना लीजिए, उसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूँ, H1 माइनस H बाई H1 हो जाएगा, और AD कितना है, L1 माइनस L डिवाइडेड बाई AB कितना है, L1 है। तो क्या जब हम इसको ऐसे लिखे कुछ R1 ऐसे, और ये 1 हो जाएगा माइनस H बाई H1 इक्वल्स टू 1 माइनस L बाई L1। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। तो क्या हम लोग को इसमें L का सिर्फ जरूरत है, एल का जरूरत है, एल के टर्म्स में है वैल्यू। ठीक है, क्या हम लोग को एच का जरूरत है, इस फॉर्मूला में क्या कहीं एच दिख रहा है? जी सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है। ओके ओके, तो हम लोग एच वाले टर्म को अभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इतना स्टेप तक कॉमन चल रहा होगा, सिमिलर ट्रायंगल सिमिलैरिटी दिखाएं और ये रेशियो लिख दिए खाली। उसके बाद जिसका जिसका जरूरत है फॉर्मूला में वो हम लोग यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल बाई एल वन इक्वल्स टू 1 माइनस आर टू बाई आर वन। क्या ये लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसको L बाई एल वन एलसीएम लेके आर वन माइनस आर टू बाई आर वन लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग
ये लिख सकते हैं L1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस सर, इतना दूर। तो क्या अब हम लोग ये लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जो कि क्या है DECB, इक्वल्स टू लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ADE। अब आप बोलोगे कि सर आपने कैसे लिख दिया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फिगर पे ध्यान दो, फिगर पे ध्यान दो। क्या हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना था, BCED का? यस सर। तो क्या हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC से माइनस कर दे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ADE का, तो क्या इस कर्व सरफेस एरिया ये हम लोग को मिल जाएगा, जो कि एक फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया है? यस सर। देखो बता रहा हूँ खुद से। का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL होता है। तो क्या लिख सकते हैं, पाई R1 इंटू L1 माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई R2, और उसका L का वैल्यू कितना है, L1 माइनस L। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पाई R1 L1 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, ये वाला इसी को उसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो L1 कितना है, L इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। उसी तरह से लिखेंगे पाई R2, यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, R1L डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस L। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पाई इंटू R1 इंटू L डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 इंटू L डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पाई L कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 इंटू R1 माइनस R2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। ठीक है, पाई L कॉमन, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई L R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो ये क्या होगा, R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। क्या यही है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम? क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? क्या हम लोग को यही प्रूफ करना? सर रुकिए, पीछे जाके हम चेक करके देखते हैं, क्या ये प्रूफ करना था? यस सर, ये तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। ठीक है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर एंड। अब बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया? क्या हम लोग को इस फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या हम लोग को इसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाए इस फ्रस्टम का, जो कि अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ये, और उसमें से ये अपर पार्ट का एरिया ऐड कर दे और लोअर पार्ट का एरिया ऐड कर दे, तो क्या इस पूरा फ्रस्टम का हम लोग को टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा? यस सर, मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई R1 इंटू R2 इंटू L प्लस अपर सर्कुलर एंड का रेडियस R है, तो क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर प्लस लोअर का R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर। तो ये हम लोग को यही प्रूफ करना था। तो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हम लोग पाई कॉमन ले ले, R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? यस सर, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, क्या यही प्रूफ करना था, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, क्या हम लोगों ने यही प्रूफ किया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जिस चीज का प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या हमको उसका फॉर्मूला पता है? मतलब युद्ध करने जा रहे हैं, हमारा युद्ध किससे हो रहा है वो पता है? यस सर, पता है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आपको अभी तक याद हुआ? हम लोग लास्ट क्वेश्चन आ गए एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के आखिरी एक्सरसाइज के। यस सर, याद है, बोलो क्या होता है, 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर
प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, क्या यही है? क्या आपको अभी तक याद हुआ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला? यस सर, याद है सर। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? हम लोग को तो याद है। ठीक है जी, अच्छा अगर आपको याद है तो हम लोग इस ट्रायंगल पर फोकस करते हैं, ए बी जी पर। सॉरी, यहाँ पे R2 का स्क्वायर होगा। हम लोग फोकस करते हैं इस ट्रायंगल पर ए बी जी पर। उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम जी है, इसका नाम डी है, इसका नाम एफ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? नाउ इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल AGB क्या लिख सकते हैं? एंगल AFD इक्वल्स टू एंगल AGB। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बना रहा है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन है। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? बाई AA क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल बाई AA क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल AFD सिमिलर है ट्रायंगल AGB का। ठीक है, DF बाई BG इक्वल्स टू AF बाई AG इक्वल्स टू AD बाई AB। सबसे पहले आप लोग को मेन यही काम करना है कि ड्राइंग बनाना है और क्या क्या गिवन है वो लिख के रखना है। ठीक है, तभी समझ आएगा। तो क्या DF की जगह हम R2 बाई R1 इक्वल्स टू H1 माइनस H बाई H1 इक्वल्स टू L1 माइनस L बाई L1 लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? R2 बाई R1 इक्वल्स टू 1 माइनस H बाई H1 इक्वल्स टू 1 माइनस L बाई L1 लिख सकते हैं? यस सर। अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है। क्या हम लोग को जो फॉर्मूला प्रूफ करना है, क्या इसमें L कहीं भी दिख रहा है? L वेरिएबल नहीं सर। क्या H दिख रहा है? H और R, H और R। तो क्या हम इस N दोनों पे फोकस करते हैं तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? R2 बाई R1 1 माइनस, इसको हम लोग इधर लेगा और इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? H बाई H1। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? R1 माइनस R2 बाई R1 इक्वल्स टू H बाई H1? यस सर। तो क्या हम लोग यहाँ से H1 का वैल्यू लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? R1H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। ठीक है, तो क्या अब हम लोग ये लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन AD। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया? क्या हम लोग को इस पूरा फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना था? यस सर। क्या हम इस कोन ABC का वॉल्यूम निकाले और ये कोन AD का वॉल्यूम माइनस कर दे उसमें, तो क्या हम लोग को इस पूरा एरिया का वॉल्यूम मिल जाएगा? क्या यही वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है? यस सर, यही है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बोलो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ ADE क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H1 माइनस H। तो ये क्या हो जाएगा? पाई/3 कॉमन, R1 का स्क्वायर इंटू H1 माइनस R2 का स्क्वायर H1 माइनस H। तो जब इसमें हम लोग इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई/3 सॉरी, R1 का स्क्वायर कॉमन, H बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 इंटू R2 का स्क्वायर H बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस H। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा पाई/3 इंटू H और यहाँ क्या आ जाएगा? R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। ठीक है, तो क्या आप लोग को ये फॉर्मूला पता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू क्या होता है? क्या होता है? क्या आपको याद है? यस सर, याद है। बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो यही H ब्रैकेट में R1 माइनस R2 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। सॉरी, यहाँ प्लस होगा। तो क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्या यही फॉर्मूला था? सर याद तो नहीं किया अभी तक फॉर्मूला। चेक करते हैं। क्या यही हम लोग को निकालना था? क्या यही हम लोग को निकालना था? यस सर। क्या जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्या ये वही है? यस सर। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने रहें। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और हमें क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे मेन फोकस ये है कि हम एग्जाम्स आते आते एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो कि टर्म 2 में आ रहे होंगे वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। हमारे चैनल नमस्ते लर्नर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।